हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं अपने व्यूवर्स की भेजी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम सब से शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको कैलाश जी ने रायपुर से भेजी है। ये घटना कैलाश जी के पिताजी के साथ उनके गांव में घटी थी। उनके पिताजी का नाम अखिलेश था। और अब आगे की घटना मैं आपको अखिलेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अखिलेश है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना जब मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र 16 साल की थी। दरअसल उस वक्त मैं अपने गांव में था। मेरे गांव में मेरे दादाजी और दादी रहते थे। मैं उन्हीं के पास रहता था। मम्मी पापा के पास मैं बहुत ही कम रहता था। मुझे मेरे दादाजी और दादी जी बहुत मानते थे। ये घटना 2012 की है। 2012 में मेरी दादी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं रात में उन्हीं के साथ ही बैठा हुआ था। दादा के पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। दरअसल उनके पैर में किसी तरीके का घाव हो गया था जिसकी वजह से उनको चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। दादी की तबीयत बिगड़ने की वजह से दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं जाके दवाइयाँ ले आऊँ। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। हमारे गांव से बाज़ार काफ़ी ज़्यादा दूर था, करीबन 10 किलोमीटर। इस वक्त रात में कोई मेडिकल स्टोर खुला होता ये भी मुझे नहीं पता है। हमारे गांव से अस्पताल भी काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। दादी को साइकिल पर ले जाना मुमकिन नहीं था। हालांकि उनकी तबीयत उतनी ख़राब नहीं हुई थी। उनके पेट में दर्द हो रहा था और हल्की फुल्की उल्टियाँ भी हो रही थी। इसलिए दादा ने मुझसे कहा कि मैं उनकी साइकिल लेकर चला जाऊं और दादी के लिए दवाइयाँ ले आऊं। मैं अकेले नहीं जा सकता था, तो दादा ने मुझसे बोला कि मैं अपने साथ अपने दोस्त को ले आऊं। मेरे दोस्त का नाम अर्जुन था। मैं अर्जुन के घर पे गया। वो सो रहा था। मैंने अर्जुन को दादी की परिस्थिति बताई और अर्जुन मेरे साथ दवाई लेने के लिए चलने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त थोड़ी ठंड थी क्योंकि दिसंबर का महीना था। मैंने अर्जुन से कहा कि वो अपने साथ अपनी टॉर्च ले ले। हम लोग जैकेट पहने हुए थे और हमने अपने चेहरे पे मफलर लपेटा हुआ था। ठंड की वजह से कोहरा काफ़ी ज़्यादा था। हमें ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन साइकिल पर पीछे ही बैठा हुआ था और मैं साइकिल चला रहा था। मेरे दादाजी की साइकिल बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। वो काफ़ी लंबे डंडों वाली थी। मेरी हाइट उनकी साइकिल के बराबर थी। मुझे उसे चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो मैं अपने पैरों को साइकिल के बीच से डाल के चलाता था। अर्जुन पीछे बैठा हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में साइकिल चला रहा था। अर्जुन मुझसे हंसी मजाक कर रहा था। वो मुझसे बोल रहा था कि मैं साइकिल धीमे चलाऊं, वरना दादी के साथ साथ हमें अपने लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। वो इसी तरह की ही हंसी मजाक करता रहता था। इसीलिए मैंने उसके साथ जाने की सोची थी, क्योंकि 10 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और अर्जुन के साथ वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम अपने गांव के एरिया से बाहर निकल आए और कच्ची सड़क पर चल रहे थे। कच्ची सड़क से थोड़ा और दूर जाते ही पक्की सड़क चालू हो जाती है। उसी के कुछ ही दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था। हमें वहीं पर ही जाना था। हमें उस दवाखाने तक पहुंचने में करीबन 1.5 घंटे लग गए। जब हम वहां पर पहुंचे तो वो बंद था। उस दुकान का मालिक ऊपर ही रहता था। हमने उसे आवाज़ दी और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो बाहर निकला। फिर हमने उसे दादी की परिस्थिति के बारे में बताया और उसने हमें दवाइयाँ भी दे दी। उसने बोला था कि ये दवाइयाँ रात भर के लिए काम कर जाएंगी, उसके बाद हम दिन में दादी को ले जाके अस्पताल में दिखा दे। हमने कहा ठीक है और फिर हम तुरंत साइकिल पर बैठ गए। इस बार साइकिल अर्जुन चला रहा था। हम घर से करीबन 8 बजे निकले थे। दुकान तक जाने में और दवाइयाँ लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था, तो करीबन 9:30 हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। हम टॉर्च की बदौलत धीरे धीरे जा रहे थे। हम उसी रास्ते से जा रहे थे जिधर से हम गए थे। रात में वो रास्ता और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था।
पूरा रास्ता सुनसान था। हम टॉर्च से ही आगे देख रहे थे। रास्ते में ढेर सारे बाग भी पड़ते हैं। हम उन्हीं के बीच से ही जा रहे थे, क्योंकि वो कच्चा रास्ता उन्हीं के बीच से ही होके जा रहा था। इतना अंधेरा था कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम आखिर करें क्या। मुझे बहुत डर लग रहा था। अर्जुन बात बात पे मजाक कर रहा था। वो मुझसे चिढ़ा रहा था कि तुम इतना डरते क्यों हो, तुम डरपोक हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे दादी की चिंता हो रही थी। मैंने दवाई को अपने हाथ में जोर से पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से एक गड्ढा आया और अर्जुन ने उसी गड्ढे में साइकिल को उतार दिया। झटका लगने की वजह से मेरे हाथ से दवाई छूट के नीचे गिर गई और पूरे रास्ते में बिखर गई। गड्ढे की वजह से साइकिल का टायर भी फट गया था। हम दोनों तुरंत साइकिल से नीचे उतरे और मैं जमीन पर गिरी हुई दवाइयों को बटोरने लगा। दवाइयाँ चारों तरफ बिखर गई थी। उस वक्त मुझे अर्जुन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अर्जुन अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था और मुझे बस दादी की चिंता हो रही थी। सारी दवाइयाँ तो मिल गई थी, लेकिन एक दवाई की शीशी नहीं मिल रही थी। वो कहाँ पर गिर गई थी मुझे नहीं पता था। मैंने अर्जुन से तुरंत बोला कि दवाई की गिरी हुई शीशी ढूंढो। हम दोनों वहीं पर ही मिलकर दवाई की गिरी हुई शीशी को फिर ढूंढने लगे। तभी दवाई की शीशी ढूंढते हुए हमने देखा कि हमारे पीछे जो हमारी साइकिल गिरी हुई थी वो अपने आप हिल गई। उसके हिलने की आवाज़ हम दोनों को साफ साफ आई और वो हिली भी थी। मैंने और अर्जुन ने एक साथ उस साइकिल की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने अर्जुन से बोला कि शायद ये साइकिल अभी हिली थी। अर्जुन मेरी तरफ देख के हंसने लगा। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी से दवाई ढूंढो, हमें घर निकलना है। हम दोनों फिर दोबारा दवाइयों को ढूंढने लगे। तभी वो साइकिल दोबारा हिली और वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक के चली गई। वो करीबन 1 मीटर हिली थी। अब हम दोनों बुरी तरीके से डर गए थे। मैंने फिर सोचा कि मैं उस शीशी को नहीं ढूंढूंगा और मैं वहाँ से भागने लगा। मैंने अर्जुन से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अर्जुन ने भी तुरंत फिर चलने के लिए बोला। हम जैसे ही चलने लगे हमने देखा कि साइकिल के पास एक काले रंग की परछाई खड़ी है। उस परछाई को मैंने और अर्जुन ने साफ साफ देखा। वो हमारी साइकिल के जस्ट ऊपर ही खड़ी थी। वो किसी इंसान की परछाई थी, क्योंकि हमें उस परछाई के हाथ पैर साफ साफ नजर आ रहे थे। फिर वो परछाई धीरे धीरे एक आम के पेड़ के पास चली गई और वहां जाके गायब हो गई। मैं और अनुज उसी जगह ही चुपचाप खड़े थे। मैंने अनुज से बोला, अनुज मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अपनी साइकिल उठा लो। अनुज ने कहा कि मैं साइकिल नहीं उठाऊंगा, वो खराब हो गई है, हम यहाँ से चुपचाप चलते हैं, हम सुबह लौट कर आएंगे और फिर साइकिल को ले जाएंगे। मैंने भी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप साइकिल उठाने लगा। साइकिल को उठा के मैं धीरे धीरे ले जाने लगा क्योंकि उसका टायर फट गया था। तभी ऐसा लग रहा था कि पीछे बाग से कोई हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो पत्तों में भागने की आवाज़ थी। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पहले वो भागने की आवाज़ थोड़ी धीमी थी, फिर वो धीरे धीरे तेज होती गई। वो जो भी चीज़ थी हमारी तरफ ही आ रही थी। हम लोगों ने उस तरफ टॉर्च से देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। हमें बस ज़मीन पे पत्ते हिलते हुए दिख रहे थे। मैंने अनुज से भागने के लिए बोला। अनुज दौड़ने लगा और साथ में मैं भी दौड़ा। मेरी साइकिल को लेके मैं ढंग से भाग भी नहीं पा रहा था। मेरी साइकिल मेरे हाथ से छूट गई और फिर मैं दोबारा रुक गया। अनुज भाग गया था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो काली परछाई दोबारा मेरी साइकिल के पास आके खड़ी हो गई और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। वो आवाज़ बहुत अजीब सी थी। वो ना ही किसी जानवर की आवाज़ थी और ना ही किसी इंसान की। मैं उस आवाज़ को आपको कैसे बताऊं, लेकिन उस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो काफ़ी तीखी आवाज़ थी। अर्जुन को वो आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, मुझे तो वो दिख ही नहीं रहा था। मैं भी फिर दोबारा दादी की दवाइयों को पकड़ के बाहर भागने लगा और साइकिल वहीं पर ही छोड़ दी। मैं डर की वजह से ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं भागते हुए बगीचे के बाहर आ गया था। अर्जुन वहीं पर ही खड़ा था। मैं उसी के पास गया और मैंने उससे बोला कि अर्जुन तुमने वो चीज़ देखी? उसने कहा हाँ, हम दोनों ने साथ में उस काली परछाई को देखा था। हम जहाँ पर थे वहाँ से हमारा गांव करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने अर्जुन से कहा
कि हमें भाग के वहाँ चलना चाहिए। हमें वो 3 किलोमीटर भी पार करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कोहरे की वजह से टॉर्च भी ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। हम तीनों ने 3 किलोमीटर का वो रास्ता पैदल ही पार किया। पैदल पार करते हुए हम पीछे की तरफ देख रहे थे। हमें यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो परछाई भागते हुए फिर हमारी तरफ आ जाए। हम चुपचाप जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हमारे साथ जो कुछ भी घटा था मैं उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। उससे ज़्यादा मुझे ये चिंता थी कि मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा। मैं उनकी साइकिल उसी बगीचे में छोड़कर चला आया हूँ। उनके पास वही एक साइकिल थी। हम जब घर पहुँचे तो हमें बहुत लेट हो गया था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। दादी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने दादा को बताया हमारे साथ जो कुछ भी हुआ। दादा मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उनको दादी की तबीयत की ज़्यादा चिंता थी और होनी भी चाहिए। मैंने उन्हें दवाई दी और दादा को ये नहीं बताया कि दवाई की एक शीशी मुझसे खो गई है। उन्होंने दादी को बची हुई दवाइयाँ खिला दी और उनको सुला दिया। हालांकि 1 घंटे बाद दादी को आराम हो गया। मैंने दादा से फिर इसके बारे में बात नहीं की। अनुज अपने घर चला गया और मैं भी जाके सो गया। मेरे साथ जो कुछ भी बीता मैं उसे बार बार सोच रहा था। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह हुई। दादा ने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। उनको लगा कि ये मेरा कोई वहम था। उन्होंने फिर मुझे तुरंत बागीचे में भेजा और बोला जाओ साइकिल लेकर आओ। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मैं सबसे पहले अनुज के पास गया, उसको उठाया और फिर उसकी साइकिल से बागीचे के पास गया। वहाँ पर दादाजी की साइकिल हमें नहीं मिली। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वो गायब हो गई थी। जहाँ पर हमने साइकिल छोड़ी थी वहाँ से हमने ये देखा था कि साइकिल को खींच के ले जाने के निशान थे। बाग में जो कच्ची सड़क थी उस पे उस साइकिल पे धूल से बने हुए निशान पड़े हुए थे। हमने साइकिल को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। घर जाके हमने दादाजी को ये बात बताई। दादाजी ने हमें बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने फिर हमसे ये बोला कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, तुम लोग घर पर बैठो। मेरी ही गलती थी कि मैंने रात में तुम लोगों को भेज दिया। मैंने दादाजी को बताया कि हमारे साथ जो भी घटना घटी वो एकदम सत्य थी। उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और फिर हमने इसके बारे में उनसे कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि हमने साइकिल खो दी थी और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। कैलाश जी ने ये घटना काफ़ी लंबी बताई थी। मैंने किसी तरह उसको छोटा करके आप लोगों को बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको घटना पसंद आई होगी। खैर, अब बढ़ते हैं आज की दूसरी घटना पर। ये दूसरी घटना मुझको जयप्रकाश जी ने उड़ीसा से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको जयप्रकाश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हॉरर वाइब्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं उड़ीसा स्टेट में रहता हूँ। ये घटना मेरे और मेरे पापा के साथ घटी थी। तब मैं अपने एग्ज़ाम में 530 नंबर लाया था। पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा था कि तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो और मेरे साथ हल चलाने चलो। मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ चला गया। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी है। उसी नदी के पास में हमारे गांव के लोगों का और हमारा खेत है। हम सब वहीं पर ही काम करने जाया करते थे। मैं और पापा सुबह 8 बजे ही निकल गए थे। उस दिन हमें अच्छा मुनाफा भी हुआ था। हमारा घर नदी से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी नदी के रास्ते में जाते वक्त ढेर सारे बरगद के पेड़ भी पड़ते हैं। हम उन्हीं के बीच से जा रहे थे। थोड़ी दूरी पर हम अपने खेत पर भी पहुंच गए। पापा ने खेत पर ट्रैक्टर से हल चलाने का काम चालू कर दिया। मैं उन्हीं के साथ ही बैठा हुआ था। ये काम करते करते हमको शाम हो गई थी। शाम के 6 या 7 बज रहे थे। अंधेरा भी हो रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलता जा रहा था। हमने अपना काम खत्म कर दिया और फिर वहाँ से निकलने लगे। हम बस निकलने ही वाले थे, तभी हमने देखा कि पापा के बगल वाले खेत में एक बूढ़ा आदमी अकेले बैठा हुआ है और उसने तुरंत पापा को रोका। वो हमारे गांव का ही आदमी था। उसने हमारे पापा से बोला, आप ट्रैक्टर लेके आए हो तो हमारे खेत में भी हल से हमारा पूरा खेत जोत दो, हम उसके आपको पैसे देंगे। शाम हो गई थी। पापा ने उसको मना किया। पापा ने बोला कि वो ये काम कल कर देंगे। उसने बोला कि कल उसको अपने खेत में बीए बोने हैं, इसलिए काम अभी कर दो।
पापा को मुंह मांगा पैसा भी देने के लिए वो तैयार था। उसको मना करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर पापा ने कहा ठीक है, वो उनका खेत का काम कर देंगे। वो फिर ये बोल के चला गया और मैं पापा के साथ दोबारा रुक गया। पापा ने उस बूढ़े आदमी के खेत में भी हल चला दिया और ये पूरा काम करते करते हमें रात के करीबन 10 बज गए थे। उस चीज़ के पापा को 850 रुपये भी मिले। हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन में हमारी कमाई हो गई। 10 बजे के बाद जब उस बूढ़े के खेत का काम ख़त्म हुआ तो मैं और पापा वहाँ से निकले। मम्मी को भी नहीं पता था कि हमको आने में इतना टाइम लग जाएगा। हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। हम दोनों तुरंत वहाँ से निकले। हम दोनों खुश भी थे और हमें नींद भी बहुत आ रही थी। हम थके भी बहुत ज़्यादा थे। पापा जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ ट्रैक्टर को भगा रहे थे। हम दोबारा उसी बरगदों के पेड़ों वाले रास्ते से निकलने लगे। थोड़ा आगे जाते ही हमने देखा कि रोड के बीचों बीच में एक लड़की बैठी हुई है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो एकदम बीच में बैठी थी। हमने अपना ट्रैक्टर उससे करीबन 3 मीटर की दूरी पर रोक दिया। पापा ने उसको हटने के लिए बोला लेकिन वो नहीं हटी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पापा ने जब उसको दोबारा हटने के लिए बोला तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया था। पापा ने उसको बहुत बार हटने के लिए बोला लेकिन वो बस हंसे जा रही थी। पापा को फिर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हटो वरना हम तुम्हारे पर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। वो वहीं पर ही खड़ी थी। फिर मुझको और पापा को लगा कि शायद ये कोई पागल है और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पापा ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और फिर उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और ये खुद ब खुद हट जाएगी। ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही जैसे ही हमने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया वो पलक झपकते ही हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। हमने चारों तरफ उसे ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं दिखी। वो कहीं भागते हुए भी नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही सेकंड में हवा में मिल गई हो। इतनी तेजी से गायब हुई वो। उसके गायब होते ही पापा ने तुरंत ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और दोबारा चलाने लगे। हम लोगों ने वो बरगद के पेड़ का रास्ता बस थोड़ा सा ही पार किया था। तभी हमने देखा कि हमारे पीछे किसी के भागने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्यों पर मेरे माथे से पसीना निकल रहा था और मुझे बहुत ही अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वही लड़की हमारे ट्रैक्टर के पीछे भाग रही है। वो हमसे करीबन 3 मीटर की दूरी पर थी लेकिन इस बार उसका चेहरा बुरी तरीके से बदल गया था। उसका चेहरा एक चुड़ैल का चेहरा था। वो पता नहीं हमारे पीछे क्यों भाग रही थी। हमने उसका क्या बिगाड़ा था। जब पापा ने उसको देखा तो उन्होंने ट्रैक्टर को और तेज भगाना चालू कर दिया। मैं उन्हीं के बगल में बैठा हुआ था। डर की वजह से मैं पूरी तरीके से रो रहा था और चिल्ला रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमें पकड़ के मार डालेगी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पापा ने मुझसे कहा कि तुम शांत रहो, हम बस कुछ देर में आगे शिव मंदिर के पास पहुंच जाएंगे, फिर तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पापा ने ट्रैक्टर को खूब तेज भगाया और वो हमारे पीछे उतनी ही तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी। कुछ दूर भागते भागते वो गायब हो गई। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी। फिर थोड़ी देर बाद हम एक शिव मंदिर पर पहुंच गए। मैंने रोना बंद किया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। पापा ने मुझे संभाला और उसके बाद हम धीरे धीरे घर चले गए। घर के पास जब हम पहुंचे तो मम्मी घर के बाहर ही खड़ी थी। हमने उनको सारी बात बताई। मेरे दादा और बड़े भैया भी घर पर थे। उनको भी एक एक चीज़ बताई। उसके बाद हमारी तबीयत 3 दिन तक खराब रही। कुछ दिनों बाद हमारी तबीयत ठीक भी हो गई। फिर हमने एक बाबा के पास जाके थोड़ा सा झाड़ फूंक भी करवाया ताकि अगर उसकी कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर हो तो वो उतर जाए। और ये घटना एकदम सत्य है। तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि मुझे भूमिका जी ने भेजी है। भूमिका जी ने ये घटना मुझको मध्य प्रदेश से भेजी है। ये घटना उनकी बहन के साथ घटी थी जिनका नाम पारुल था। और अब आगे की घटना मैं भूमिका जी की बहन पारुल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पारुल शाह है। मैं मध्य प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मेरी डेजिग्नेशन एक कांस्टेबल की थी जब मैं असाइन हुई थी। इससे ज़्यादा डिटेल मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। हम रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे। हालांकि रात में 8 बजे के बाद हम लोग को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उस वक्त हमें खबर मिली थी कि कोई चोरों का ग्रुप
अक्सर रात में जाते हुए यात्रियों को लूट लेता है। उसमें कुछ औरतें भी होती हैं जो कि बीमारी का बहाना बना के लोगों की गाड़ियों को रुकवाती हैं और उसके बाद उन्हें लूट लिया जाता है। हमारे साथ उस वक्त 2 जेंट्स कांस्टेबल भी थे, मैं और मेरे साथ एक लेडी कांस्टेबल भी थी। उसका नाम भी पारुल ही था और हमारे एक एसआई थे। हम सब मिलकर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे और उन लोगों को ढूंढ रहे थे। हम सब वर्दी में नहीं थे, हम लोग एकदम सिविल ड्रेस में ही घूम रहे थे। हमने इस वक्त पुलिस की जीप भी नहीं ली थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। जहाँ जहाँ हमें लूट की खबर मिली थी, हम उस जगह करीबन 3-4 दिन तक पेट्रोलिंग कर रहे थे और नतीजा हमारा वही था। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया था। ऐसे ही एक बार हमारे साहब ने बोला कि हम एक कच्चे रास्ते में जाएं। हो सकता है कि हम लोगों को वो अपराधी वहाँ पर मिल जाए। हमारे पास हमारी रिवॉल्वर थी, लेकिन हमने उसे छुपा के रखा हुआ था। आज से पहले पेट्रोलिंग करते हुए हम लोग उस जगह पर नहीं गए थे। हम लोग फिर उसी कच्चे रास्ते पर चले गए। हम लोग उस रास्ते के एकदम अंदर तक गए, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। फिर हमारे साहब ने बोला कि हमें गाड़ी वापस घुमा लेनी चाहिए। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। जो हमने गाड़ी वापस घुमाई और थोड़ा ही रास्ता पार करके मेन रास्ते पर आने ही वाले थे कि हमने देखा रोड के साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पास एक छोटी सी बच्ची थी। उस आदमी ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया हुआ था और वो हम ही लोगों को देख रहा था। दूर से उस बच्ची की उम्र करीबन 5 साल की लग रही थी। जिस रास्ते पर हम लोग थे उसके दोनों तरफ बड़े बड़े खेत थे। हम लोगों ने उस आदमी से अपनी गाड़ी कुछ मीटर पहले ही रोक दी। हम सब लोग उस आदमी को देख रहे थे और वो उस बच्ची को गोद में लेके हमको देख रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठ के अपनी ही भूमिका बना रहे थे कि हो सकता है ये उसी गैंग का आदमी हो, लेकिन ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली थी कि उनके पास कोई छोटी बच्ची भी है। हम लोग यही सब सोच रहे थे। फिर हमारे साहब ने बोला कि हो सकता है उस बच्ची को और उस आदमी को सचमुच हमारी ज़रूरत हो। चलो चल के एक बार पूछा जाए। तुम सब लोग सतर्क रहना। हम लोगों ने अपने हाथ में अपने हथियारों को पकड़ा हुआ था। वो आदमी उस बच्ची को लेके हमसे दूर ही खड़ा था। वो बच्ची हमारी तरफ देख के रो रही थी। बड़ी ताजुब की बात थी कि वो आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अगर उसे हमारी मदद की ज़रूरत भी थी तो उसे धीरे धीरे हमारी तरफ आना चाहिए था। हमारे दिमाग में बस यही सब शक घूम रहा था। हम लोग चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी तरफ आके हमला कर दे। फिर हमारे साहब ने अपने ड्राइवर से बोला कि हम गाड़ी धीरे धीरे उस आदमी की तरफ ले चले। हमारे ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वो आदमी उस बच्ची को लेके खेत के अंदर चला गया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था। उस आदमी का वहाँ पर होना हम सबका कोई वहम नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे सबने उस आदमी को और उस छोटी बच्ची को देखा था। हमारे साहब गाड़ी के नीचे उतरे और उन्होंने दोनों कांस्टेबल को भी नीचे उतरने के लिए बोला। मुझको और पारुल को हमारे साहब ने बोला कि हम दोनों कार के अंदर ही बैठे रहें। हमारे साथ ड्राइवर भी बैठा हुआ था। साहब ने ड्राइवर से बोला था कि कोई भी ऐसी दिक्कत लगे तो तुम तुरंत गाड़ी भगा लेना, और हम लोग भी अपनी रिवॉल्वर लेके गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। साहब अपने 2 कांस्टेबलों के साथ उसी खेत के अंदर चले गए जहाँ पर वो आदमी घुस गया था। साहब काफ़ी देर तक वहीं पर रहे और वो चिल्ला के आवाज़ भी दे रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं आया। उसको बहुत ढूंढा गया, लेकिन ना ही वो आदमी मिला और ना ही वो छोटी बच्ची। मैं और पारुल साहब की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने और पारुल ने साथ में पीछे घूमकर देखा तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी से कुछ ही मीटर दूरी पर वो आदमी दोबारा उसी बच्ची को लेकर खड़ा है और वो हमारी तरफ ही देख रहा है, और वो बच्ची हाथ उठा के हमें अपने पास बुलाने का इशारा भी कर रही है। यह हमारा कोई वहम नहीं था। हमने तुरंत अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और साहब को बाहर बुलाने लगे। साहब हमारी आवाज़ सुन के तुरंत बाहर आए और हमने साहब को बताया कि साहब वो आदमी वहाँ पर पीछे खड़ा हुआ है। जब हमने उसकी तरफ उंगली दिखाई और साहब ने उस तरफ देखा तो वो आदमी वहाँ पर दोबारा नहीं था। हमारी बात मान के साहब अपने दोनों कांस्टेबल के साथ उस जगह गए जहाँ पर हमने उस आदमी को देखा था, लेकिन वहाँ पर वो आदमी नहीं था। बहुत ढूंढा किया लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। यह हमारा कोई वहम नहीं था, क्योंकि हम 6 लोग एक ही साथ एक वहम नहीं देख सकते थे। साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारे एक जेंट्स कांस्टेबल जिसका नाम मुनीम था, उसने बोला कि साहब यहाँ पे हो सकता है भूत प्रेत का कोई चक्कर हो, हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर उस आदमी को हमारी ज़रूरत होती तो हमसे मदद ले लेता, और अगर किसी को हम पे हमला भी करना होता तो अब तक हम पे हमला भी कर चुका होता। साहब ने कहा ठीक है। उनको हम सबकी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो तुरंत आके गाड़ी पर बैठ गए
और अपने ड्राइवर से गाड़ी को भगाने के लिए बोला। और हम लोग बस मेन रास्ते पे पहुंचने ही वाले थे कि मैंने पीछे घूम के देखा तो मुझे वो आदमी दोबारा वहीं पर खड़ा दिखा। मैंने साहब से बोला कि साहब वो आदमी दोबारा वहीं पर खड़ा है। साहब ने बोला आप शांत रहो, उनको आभास हो गया था कि वो कोई नकारात्मक शक्ति थी, क्योंकि अगर वो इंसान होता तो हमसे मदद ज़रूर लेता या हमारे ऊपर हमला कर देता। हम लोग तुरंत पक्के रास्ते पर दोबारा आए और फिर दोबारा वहाँ पर पेट्रोलिंग की। थाने पर तुरंत पहुँचे और वहाँ पर कुछ देर जाकर बैठे। उसके बाद हम लोगों को घर छोड़ दिया गया और ये घटना फिर मैंने अपने परिवार वालों को भी बताई। अगले दिन उसी जगह हमारे 2 कांस्टेबल ढूंढने भी गए थे कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे ये साबित हो जाए कि हमने जिस आदमी को देखा था वो सत्य में वहाँ पर था या नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फिर इस घटना के बारे में हमने किसी से बात भी नहीं की, वरना लोगों में बिना वजह का डर फैलता और फिर हम इस घटना को भूल गए। ये घटना 2009 की है और ये घटना एकदम सत्य है। तो दोस्तों ये थी मेरे व्यूअर्स के द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 3 घटनाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये 3 घटनाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये घटनाएं कैसी लगी और मैं अगली घटना किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।